नमस्कार, वेलकम टू डस्टली। आज से मैं आपके साथ इंडियन इकोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आज मैं आपके साथ 25 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और ये जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे या तो ये पिछले वाले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या इनके आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावनाएँ हैं। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवेज़, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जितनी भी परीक्षाएं होती है, और अगर आप बिहार की अभी लेटेस्ट वैकेंसी पकड़ लें, चाहे वो CGL 4 की वैकेंसी हो, TRE 4.0 की वैकेंसी हो, BSO की वैकेंसी हो, असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स अफसर की वैकेंसी हो, असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर की वैकेंसी हो, इन सभी वैकेंसीज में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन विच ईयर? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपको पता होगा कि RBI की स्थापना आज़ादी से पहले 1935 में ही हो गई थी, बट ये एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में काम कर रहा था। 1949 में इसे राष्ट्रीयकरण किया गया थ्रू ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर एंड बाय होम? भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा और किस वर्ष पेश किया गया था? तो इसको मिड 1970s में पेश किया गया था। तो मॉरिस डेविड मॉरिस ये अर्थशास्त्री थे जिनके द्वारा PQLI को डेवलप किया गया था। PQLI के द्वारा किसी देश के जीवन को गुणवत्ता या कल्याण को मापने का एक प्रयास किया जाता है। मात्र 3 आंकड़ों का ये औसत है, एक बुनियादी साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और 1 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा। बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो PQLI के थ्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर किया जाता है, जिसको मिड 1970s में डेवलप किया गया था बाय मॉरिस डेविड मॉरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच 5-year प्लान? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड का स्थापना किया गया था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आपको पता है कि शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशंस के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवारमन कमेटी के अनुशंसा के द्वारा ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड एक तरह से एपेक्स बैंक है इन द फील्ड ऑफ रूरल फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज डन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? इसका आंसर है NSO द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 23 मई 2019 ईस्वी को की गई थी। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और NSSO को मर्ज करके नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस बोला जाता था इसे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO को मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और इसी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखा जाए। लेफर कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन? लाफर वर्ग किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये संबंध दर्शाता है कर राजस्व और कर दरों के बीच, टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट्स। लेफर कर्व का जो आकार होता है वो इन्वर्टेड यू शेप का होता है। इधर आप टैक्स रेट को दिखाते हैं,
इधर आप टैक्स रेवेन्यू को दिखाते हैं वाई एक्सिस पे। तो ये बताता है कि जैसे टैक्स रेट को 0% से बढ़ाते हैं तो शुरुआत में हमारी टैक्स की रेवेन्यू जो होती है टैक्सेस से वो बढ़ती है, बट आफ्टर इवेंचुअली अगर आप फर्दर आप टैक्स को बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू जो आपको मिलेगी वो डिक्लाइन होगी, उसमें गिरावट आएगी। तो इसी संबंध को बताया जाता है लेफर कर्व के द्वारा। इसका आकार इन्वर्टेड यू शेप का होता है। तो ये कर्व यही बताता है कि जैसे टैक्स रेट इंक्रीज करते हैं हम 0 लेवल से तो टैक्स रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन सफ्टर पॉइंट के आने के बाद जैसे आप देख लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे अगर आप फर्दर टैक्स रेट को बढ़ाएंगे तो इससे आपकी रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन करेगी, क्योंकि पीपल में रिड्यूस देयर वर्क एफर्ट और इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू डिक्रीज इन टैक्सेबल इनकम। क्योंकि ज़्यादा टैक्स रेट रहेगा तो लोगों को काम करने का इंसेंटिव ही नहीं रहेगा, तो इससे जो टैक्सेबल इनकम है वो डिक्लाइन की होने लगती है। इसी को लेफर कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। इन इंडिया द कॉमर्शियल बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है 1969 में। शुरुआत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बाद में 1980s में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 7, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग विच ईयर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। एनडीसी इमरजेंसी थी जो फाइनली अप्रूव करती थी 5 ईयर प्लान्स को इंडिया में, और इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करते थे, और जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो भी इसका हिस्सा थे, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं राज्य के वो भी इसका हिस्सा हैं, और जो प्रतिनिधि होते थे यूनियन टेरिटरीज के और जो मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो यही एनडीसी का कंपोजिशन था जो कि फाइनली 5 ईयर प्लान्स को अप्रूव करता था इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। द फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम वाज डन बाय। भारत की राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? इसका आंसर है डॉक्टर VKRB राव। तो जो फर्स्ट साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेशन किया गया था राष्ट्रीय आय का वो डॉक्टर VKRB राव के द्वारा किया गया था 1931-32 में। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी तो वो दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई थी 1867-68 में। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज अर्लियर नोन एज, विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो विश्व व्यापार संगठन को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था, गैट। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि WTO की स्थापना कब की गई थी तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी, 1 जनवरी 1995। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है WTO का? तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। और जो उरुग्वे राउंड का जो नेगोशिएशंस हुआ था 1986 से 1994 के बीच, इसी उरुग्वे राउंड के नेगोशिएशंस के कारण गैट की जो पहले काम कर रहा था गैट, उसके बदले WTO अस्तित्व में आया 1 जनवरी 1995 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज प्रीवियसली नोन बाई विच नेम। भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1921 ईस्वी को की गई थी। 1921 में इंपीरियल बैंक अस्तित्व में आया था और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। तो ये अगर पूछा जाए आपसे कि SBI की स्थापना कब हुई थी तो 1955 में हुई थी। विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन सी संस्था मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इसका आंसर है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और अभी जो इंडिया का रैंक है वो 134th रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 193 कंट्रीज। प्रश्न संख्या 12, द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया इज रेगुलेटेड बाय विच एजेंसी।
भारत का पूंजी बाजार किस एजेंसी द्वारा विनियमित किया जाता है? इसका आंसर है सेबी द्वारा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में बना था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1992 तब आप मानेंगे जब आप अगर पूछा जाएगा कि इन विच ईयर इट रिसीव्ड स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो वैधानिक निकाय के रूप में 1992 में ये एस्टेब्लिश की गई थी, और एक्चुअल डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इसका ऐसे 12 अप्रैल 1988 है, बट इसको जो वैधानिक रूप मिला वो 1992 में मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर? कौन सी संस्था सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करती है? तो इसका आंसर है कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको CACP भी कहा जाता है। अगर आपसे इसकी स्थापना वर्ष पूछ दिया जाए तो 1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। ये पहले एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन के रूप में जाना जाता था। तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। शुरुआती इसका जो नाम था वो एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन था। ये CACP के रूप में 1985 से जाना जाने लगा। वर्ष 1985 से इसका नाम बदल के CACP हो गया। तो यही मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस रिकमेंड करती है वेरियस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए। अभी कुल 22 क्रॉप्स है जिनके लिए सरकार MSP का डिक्लेरेशन करती है, और शुगर केलिंग के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस सेट किए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं। तो 22 क्रॉप्स हैं जिनके लिए MSP अभी सरकार प्रेजेंटली अनाउंस कर रही है। CACP के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है, रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 14, द 1 रुपी नोट इन इंडिया बियर्स द सिग्नेचर ऑफ होम? भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव। 1 रुपये नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट्स हैं उस पर आपको RBI गवर्नर के सिग्नेचर मिलेंगे, बट 1 रुपये के नोट्स पे आपको फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर मिलेंगे। आपको पता होगा कि नोट के इशू करने का काम RBI के द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोट को छोड़ के जितने भी नोट्स है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस सिस्टम के थ्रू RBI इन नोट्स को इशू करती है, तो वो जो सिस्टम है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके तहत एक मिनिमम रिजर्व रखा जाता है जो कि 200 करोड़ है। इस रिजर्व को रख के RBI नोट इशू कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो होगा डॉक्टर CD देशमुख, और इनका जो टेन्योर था वो 1943 से 1949 के बीच था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहले गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। CD देशमुख साहब एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, और इन्होंने बाद में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी काम किया 1950 से 1956 के बीच में। और ब्रेटन वुड नेगोशिएशंस जो हुआ था 1944 में, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। और इन्हीं के समय RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, अभी हमने पढ़ा था। तो CD देशमुख साहब ही उस समय RBI के गवर्नर थे। CD देशमुख का पूरा नाम था चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। तो हमने जाना कि ये पहले इंडियन गवर्नर थे RBI के, ये बाद में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, और इन्हीं के समय RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? भारत में GST किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा 101वां संविधान संशोधन एक्ट 2016, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो GST जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप जानते हैं, ये सक्सेसर के रूप में आया था। इससे पहले वैट लगाया जाता था,
तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, और इसने रिप्लेस किया था जो पहले मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स। इन सभी को रिप्लेसमेंट के रूप में जीएसटी भारत में लाया गया था। और जीएसटी भारत में कब से प्रभाव में आया, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी प्रभाव में आया था। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वो पहला देश कौन था जिसने पहली बार जीएसटी लगाया था, तो वो था फ्रांस। तो वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 से ये भारत में लागू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज कॉइन्ड बाय विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विकास का पूरा मॉडल भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा गढ़ा गया था? इसका आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा स्टैंड्स फॉर प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। और ये जो टर्म था वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया था। पूरा मॉडल बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाएं मुहैया कराने का एक मॉडल था ये, और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साल 2003 में शुरू भी किया था। इस मॉडल का जो मकसद था वह ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा और शहरी सुविधाएं मुहैया कराना था। इस मॉडल को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर सनमुखम चेट्टी। और जो पहला बजट था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो सर सनमुखम चेट्टी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो भारत के ये पहले वित्त मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द थीम ऑफ विच 5 ईयर प्लान। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का विषय वस्तु था? तो इसका आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान का जो टेन्योर था वो आप जानते होंगे 2007 से 2012 के बीच था, और इसी ने पहली बार समावेशी विकास को अपने केंद्र बिंदु में रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। प्रश्न संख्या 20। द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक इज नोन एज। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया करती है उसे क्या कहते हैं? इसे बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के बैंकों को पैसे उधार देता है, इसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। और बैंक दर को मैनेज करने से केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और विनिमय दरों को नियंत्रित करती है। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा तो बैंक रेट की दरें बढ़ा दी जाती है आरबीआई के द्वारा, और वहीं आर्थिक विकास को बूस्ट देना हो तो बैंक रेट की दरों को घटा दिया जाता है। तो जब बैंक रेट्स की दर बढ़ती है तो बैंकों से उधार लेना महंगा हो जाता है, इसलिए मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में घट जाती है, जिससे डिमांड घटता है और इससे महंगाई की दर में कमी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। एंजिल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। एंजिल वर्ग किसके बीच संबंध दर्शाता है? इसका आंसर है इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड और सर्विस। तो एंजिल वर्ग किसी खास वस्तु या सेवा पर खर्च और घरेलू आय के बीच संबंध को दिखाने वाला ग्राफ है। इसको अर्नेस्ट एंजिल के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम एंजिल वक्र पड़ा, एंजिल कर्व पड़ा। यह वक्र जो है जर्मन सांख्यिकीविद अर्नेस्ट एंजिल के नाम पर रखा गया था। तो एंजिल वर्क बताता है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो उनका जो डिमांड फॉर गुड्स है वो भी बढ़ता है, खासकर अगर वो वस्तुएं नॉर्मल गुड्स है। तो एंजिल वक्र जो होता है नॉर्मल गुड्स के लिए वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और जो इन्फीरियर वस्तुएं होती हैं, जो घटिया वस्तुएं होती हैं, तो जैसे जैसे आप इनकम बढ़ेगा लोगों का तो जो इन्फीरियर वस्तुओं की डिमांड है वो घटती है। तो आय और क्वांटिटी डिमांडेड्स के बीच जो संबंध है वो एंजिल वर्क के द्वारा, एंजिल कर्व के द्वारा बताया जाता है। प्रश्न संख्या 22। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1952। महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर इसको स्टार्ट किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में वर्ष 1952 में शुरू हुआ था, और इसे विश्व स्तर पर सबसे बड़े ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विकास और मानव संसाधन का विकास पे ये कार्यक्रम केंद्रित था, और जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, लॉरेंज कर्व इज यूज्ड टू मेजर, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर है आय वितरण में असमानता, इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इस कर्व को डेवलप किया गया था, मैक्स ओ लॉरेंज ने इस कर्व को डेवलप किया था 1905 ईस्वी में। तो बेसिकली लॉरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन ए पॉपुलेशन। लॉरेंज वक्र से किसी देश में आय या धन की असमानता का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉबिनहुड इफेक्ट इन इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू, अर्थशास्त्र में रॉबिनहुड प्रभाव की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका आंसर है इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो रॉबिनहुड प्रभाव एक आर्थिक घटना है जहां आय का पुनर्वितरण किया जाता है ताकि आर्थिक असमानता कम हो सके देश में। तो रॉबिनहुड इफेक्ट बोलता है कि आप जो वेल्थ है वो रिच लोगों से लेके गरीबों के बीच बांटा जाए। तो अमीरों से वेल्थ को लेके गरीबों के बीच बांटने का काम रॉबिनहुड प्रभाव के द्वारा बताया जाता है, जिसमें जैसे जो अमीर है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाए और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है जो सरकार, जो भूमि सुधार के कार्यक्रम चलाती है। ये सब सारे कार्यक्रम कहीं ना कहीं रॉबिनहुड प्रभाव से ही प्रभावित हैं, क्योंकि आय असमानता एक गंभीर समस्या है किसी भी देश के लिए। तो रॉबिनहुड इफेक्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि आप वेल्थ को रिच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से लेकर उनको गरीबों में बांटिए। इसलिए रॉबिनहुड इफेक्ट आय के पुनर्वितरण का एक प्रभाव है जिससे आर्थिक असमानता कम की जा सकती है देश में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक हिस्ट्री विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास के संदर्भ में किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? इसका आंसर है 1921। ऐसा इसलिए क्योंकि 1921 से पहले भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि नहीं हो रही थी और 1921 एकमात्र जनगणना वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी, और 1921 के बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसके बाद से देश की जनसंख्या लगातार बढ़ी है। तो वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस साल अकाल की वजह से भारत की आबादी में गिरावट आई थी। इसके अलावा इस साल से पहले जनसंख्या में उतार चढ़ाव देखा जाता था, लेकिन 1921 के बाद से जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है, इसलिए इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। तो इसी के साथ ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। तो इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट्स की ऑनलाइनर्स क्वेश्चंस को लाऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।